आज हम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे। तो यू नो वेरी वेल कोऑर्डिनेट कंपाउंड मींस कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। ये आपको सारा मालूम है ना। कंपाउंड्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होंगे, राइट, उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में मालूम है, ये वही हमारा चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? नाउ the very important thing is types of complex compound. So very first, on the basis of stability, how many types of complex ion? So there are two types of complex ion. One is perfect complex and another is imperfect complex. So the perfect complex means the complex compound, आपको कोई भी complex दिया है, water में dissolve करिए, in which complex ion is very stable. Definitely वो जब dissolve नहीं होता है तो it is very stable and further dissociation is not possible in solution. So such complexes are called perfect complex. But just opposite to this, imperfect, those in which complex ion is less stable and undergo dissociation and gives ions in any solution. Clear? So the very first one is perfect complexes are very stable, while in case of imperfect it is unstable. Clear? तो वे आपको जब आगे समझना है किसी भी कंपाउंड को देखकर, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन वाला पार्ट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट मोर स्टेबल, इम्परफेक्ट लेस स्टेबल और अनस्टेबल। परफेक्ट नेवर अंडरगो फर्दर डिसोसिएशन, इम्परफेक्ट अंडरगो डिसोसिएशन एंड गिव्स आयंस। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आपको सबको क्लियर हो गई। नाउ आगे चलते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। नाउ concentrate on this example. Let's this one, K4FeCN6, the part which is given in big parenthesis is called complex ion or complex part. So this is complex part. When this dissolve in water, so this complex part remain as such, never undergo any dissociation. So therefore this is perfect complex. But if you have provided this compound, so this part is again complex part. All right, this part is complex part. But when this dissolve in water, then this gives you cadmium plus 2 and Cn minus ion. Means this complex is imperfect complex, while this complex is perfect complex. Now, how we come to know that this one undergo dissociation, this one does not undergo dissociation? It's all depends. जब हम आगे चलेंगे तो स्टेबिलिटी को हम देखेंगे, तो इसीलिए हमने इसका जो बेसिस दिया है वो दिया है हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। सो कीप इन माइंड, अगर हम आपको बता दें कभी कि दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, मींस आप बोलेंगे दिस इज परफेक्ट। हम आपको बता दें दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, तो आप कहेंगे दिस इज इम्परफेक्ट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. But second is on the basis of type of ligands, on the basis of types of ligands. So again there are two types of complex, एक तो है आपका होमोलेप्टिक, होमो मीन्स सेम, और एक है आपका हेट्रोलेप्टिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. So how you identify homoleptic and heteroleptic complexes? It's quite easy. आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दिया है, एंड कीप इन माइंड जो भी पार्ट बिग पेरेंथेसिस में होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, और जो आउटसाइड है वो सिंपल आयन है. तो आपको फोकस करना है अपनी आइज को कॉम्प्लेक्स पार्ट पर, विच इज गिवन अंडर बिग पेरेंथेसिस, जो बड़े ब्रैकेट में है. इफ ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, देखिए एक तो ये आपका मेटल है डी ब्लॉक का, इसको तो देखना ही नहीं है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड लिगेंड. तो इफ ऑल द लिगेंड्स, ये लिगेंड्स है, ऑल द लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, देखिए 6NH3 है एंड आइडेंटिकल इज 6 इक्वल है, दिस इज कॉल्ड होमोलेप्टिक. बट दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट. ऑल राइट,
ये आपका मेटल है, इसको इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, यहां से लगाकर और यहां तक ये जो आपको दिख रहा है ये सब लिगेंड है, रिप्रेजेंट बाय एल. But you know, three ligands are ammonia, three ligands are water, different है. So so this complex compound is called heteroleptic complex. So I think homoleptic और heteroleptic आपका concept clear हो गया होगा कि जब एक ही तरह का लिगेंड है तो that is called homoleptic और अलग अलग है तो heteroleptic. क्लियर? केवल लिगेंड्स को आपको फोकस करना है यहाँ. और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल केटायन, जिसको हम डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स कॉल्ड लिगेंड. क्लियर? तो ये आपको आना चाहिए. सिमिलर लिगेंड्स इनसाइड दिस बिग पैरेंथेसिस, दैट इज होमोलेप्टिक, अलग अलग है तो हेट्रोलेप्टिक. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन. नाउ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेट, यही चल रहा है हमारा टॉपिक. तो अब बेसिकली सारी टर्म्स को एक साथ देख लेते हैं. तो सारी टर्म्स को एक साथ देखने से आपको काफी बेनिफिट होगा. क्लियर? आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो आराम से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है, इसको ध्यान से देखना है आपको. नाउ कीप इन माइंड, सपोज यहाँ आपको दिया है, ये यहाँ पर आपको एक दिया है हमने K4FeCl6. क्लियर? ये आपको दिया है K4FeCl6. इसको, ये पूरा आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस इज सिंपल आयन K प्लस, वॉट एवर द पार्ट आउटसाइड बिग पैरेंथेसिस इज कॉल्ड सिंपल आयन. जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा डेट इज कॉल्ड सिंपल आयन. मे बी बिफोर, मे बी आफ्टर, डजंट मीन, पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है. The part which is under big parenthesis is called complex ion. It is all right. This is also known as complex part. And you know, outside potassium है तो potassium carries +1, तो इस पूरे पे कितना आएगा? -4. Therefore इस part को हम बोलते हैं coordination ion complex part, or sometime this part is called coordination sphere. Coordination स्फीयर. क्लियर? सो K4FeCl6 ये आपका सिंपल आयन आउटसाइड वाला, ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसके अंदर. नाउ दिस सिंपल आयन इज आयोनाइजेबल, व्हाटएवर द पार्ट, जो भी कोई पार्ट आउटसाइड बिग पैरेंथेसिस होगा वो आयोनाइजेबल होता है, इजीली आयोनाइज हो जाता है. लेकिन व्हाटएवर द पार्ट इनसाइड दिस बिग पैरेंथेसिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन. This is highly stable and never undergo any type of dissociation. Clear? तो एक तो कॉन्सेप्ट में अभी दो चीजें हुई है, एक सिंपल आउटसाइड वाला और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ है. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन. नाउ अब थोड़ा सा इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए. देखिए दो तीन चीजें हैं. पहले ये जो बिग पैरेंथेसिस है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. पहले हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देखेंगे. वो जो बड़े ब्रैकेट का पार्ट था डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. वो जो आपका बड़ा ब्रैकेट था, उस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपको लिख के दिया था, जैसे मान लीजिए एक कोबाल्ट था, दिस इज सेंट्रल मेटल केटायन, लेकिन इसके साथ में मान लीजिए अमोनिया था 6. तो कीप इन माइंड, ये आपका जो अमोनिया है इस सेंट्रल मेटल केटायन से एसोसिएट है, तो लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल केटायन डायरेक्टली अटैच टू बॉन्ड नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इट इज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट. में बार बार बता रहा हूं, इट इज रिटन इनसाइड द बिग पैरेंथेसिस. ये मैं बार बार बता रहा हूं. The species present in the coordination sphere are non-ionizable. मैंने कहा ना, whatever the part inside this big parenthesis जो अंदर होता है डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, that is highly stable, वो stable part है, never undergo dissociation. So I think coordination sphere आपको complete आ गया है. ठीक है? Now अब हम आगे चलते हैं. coordination sphere के बाद में आपका central metal cation.
This iron is called central metal cation. It is d block element or transition element. Clear? This is d block or transition element. This is metal ion. This form complex with combination of ligand. लिगेंड आपका कोई भी हो सकता है, एनायन, केटायन, न्यूट्रल, कोई भी हो सकता है ना, डजंट मीन कोई भी आपका वहां पर लिगेंड हो सकता है. क्लियर? लिगेंड कोई भी हो सकता है वहां पर. तो कीप इन माइंड, वो जो आपका सेंट्रल मेटल केटायन है, वो सेंट्रल मेटल केटायन जो आयरन था वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है. क्लियर? और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर वो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो लिगेंड जो एनायन भी हो सकता है, केटायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होता है, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर? तो इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. जो सेंट्रल मेटल केटायन होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. क्लियर? और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. और सोच कर भी देखिए, सेंट्रल मेटल केटायन तो इस पे प्लस चार्ज है. डेफिनेटली जिससे प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, and it is called Lewis acid. So this part is called central metal cation, जो लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है by accepting electron. Clear? Now फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लिगेंड. So ligand, it is donor part. ठीक बात है, it is donor part. Ligand is donor part. All right. Molecule और anion कुछ भी हो सकता है. Ligand, ligand may be molecule, ligand may be anion, negatively charged, may be cation, but it is electron donor. और जो donor होता है, that is called Lewis acid, Lewis base. क्योंकि यहाँ मैंने कहा था central metal cation is Lewis acid. Lewis acid means electron acceptor. This is Lewis base means electron donor and electron acceptor. So this is called electrophile. But same time, this is electron donor. So this is called nucleophile. This is electron deficient. तभी तो electron को लेगा, but this is electron rich. This is all about terms used in any coordination compound. तो एक बार आप फिर सोच लीजिए, थोड़ा सा जो पार्ट आउटसाइड था, दैट पार्ट इज कॉल्ड सिंपल विच इज आयोनाइजेबल. जो पार्ट ब्रैकेट के अंदर था, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन. और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल केटायन and they are attached through each other through coordinate bond. Clear? Inside the big parenthesis. Okay, and it is not ionizable, non आयोनाइज नहीं होगा. नाउ सेंट्रल मेटल केटायन जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, दिस इज मेटल आयन. ओके, दिस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड. लिगेंड में भी एनायन, केटायन और न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है लिगेंड. क्लियर? एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि आपको बताया केटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड. और जो लुईस एसिड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर? जो लुईस एसिड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. राइट नाउ नेक्स्ट लेते हैं लिगेंड्स. लिगेंड्स जो भी एसोसिएट पार्ट है डेट इज कॉल्ड लिगेंड. जो भी एसोसिएट पार्ट है डेट इज कॉल्ड लिगेंड. तो लिगेंड कीप इन माइंड, लिगेंड जो है वो आपका लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज डोनर एटम. और जब इलेक्ट्रॉन डोनर है लिगेंड, तो ये यू नो एरो यहां से इसके अपोजिट में एरो होगा टुवर्ड्स दिस सेंट्रल मेटल केटायन. सो इफ दिस इज मेटल एंड तो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा. क्लियर? सो लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Ligand is nucleophile, this is electrophile. Ligand is Lewis base because donor है. Central metal cation is Lewis acid क्योंकि this is electron acceptor. This is all about मैंने आपको सारा टर्म्स के बारे में बताया है. क्लियर? और प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, बट बड़ी आसान सी जो है वो सारी के सारी टर्म्स है. और देखते हैं नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि टर्म्स चल रही है.
और यहाँ टर्म्स की प्रॉब्लम ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कई बच्चे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड, क्लियर, बट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with central metal atom is by ligand called coordination number. तो आज के बाद कभी भी आप लिगेंड का नंबर काउंट नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे कि वो कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर is also known as complex number of central metal cation, clear, is determined by only by number of sigma bond means coordinate bond, don't get confused, coordinate bonds are highly stable तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल एटम। तो एक बात तय हो गई कि एक लिगेंड है वो अगर सेंट्रल मेटल केटायन के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 1, क्लियर, आपको अगर ये मालूम। लेकिन एक मान लीजिए लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल केटायन के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लिगेंड इज 1, लिगेंड का नंबर नहीं काउंट करना है, बट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो कीप इन माइंड हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, लाइक दिस, क्लियर। तो अब एक फोकस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट नहीं करना है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि ये लिगेंड कितना इसके ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ओके, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो करके देखते हैं तभी आपको मालूम चलेगा। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, K4FeCl6। तो अब आपको इसको ओपन करिए, तो ये तो आउटसाइड है, इसको देखना नहीं है आपको, लेकिन इनसाइड में देखिए Cn इज मोनो, Cn एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ऑलराइट, मोनोडेंटेड, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, मींस इट इज एबल टू फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड दिस आयरन, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहां पर Cn 4 नंबर है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड दिस निकल, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, क्लियर। सिमिलरली अगर यहां देखा अमोनिया के अंदर, तो अमोनिया फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 4 तो अमोनिया वाटर है और 2 अमोनिया, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो कीप इन माइंड, कभी भी आपको काउंट नहीं करना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिगेंड्स के नंबर को, बल्कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आना चाहिए आपको, ठीक है। और देखते हैं, सपोज दिस एग्जांपल NH3 5Cl, तो बाहर वाले को तो छोड़ दीजिए, आपको देखना ही नहीं है, लेकिन कितना बनाया है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। लेकिन कुछ एग्जांपल्स थोड़े से यूनिक है, देखते हैं, लाइक दिस। सपोज हम इस एग्जांपल को देखते हैं, तो कीप इन माइंड निकल इज सेंट्रल मेटल केटायन, दिस कंप्लीट इज 1 लिगेंड, बट 1 लिगेंड फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 लिगेंड फॉर्म 2, ऑल दो नंबर, अब मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूंगा तो आपको समझ में आएगा। इस केस के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड की बात करें, तो नंबर ऑफ लिगेंड जो है यहां पर वो आपका आ जाएगा यहां पर 2। बट अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो वो नंबर आ जाएगा 4। तो आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखना है, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है, तो कीप इन माइंड यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ये आपको आना चाहिए, क्लियर। तो इतना सा मैं सिखाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप नंबर ऑफ लिगेंड को काउंट नहीं करेंगे, आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप काउंट करेंगे। रिमेंबर, नेवर काउंट नंबर ऑफ लिगेंड, काउंट ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर, ओके। तो ये टर्म्स सारी हमारी चल रही है, इसी आइडिया, इसी टर्मिनोलॉजी में हम आगे भी और मूव करेंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो के अंदर इन टर्म्स को कंप्लीट आप करने की कोशिश करिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से इसको आपको करना है, जब ये आप पूरे तरह से इसको आप अच्छी तरह से पेनिट्रेट करेंगे तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो ये पार्ट था वो टर्मिनोलॉजी वाला था, और टर्मिनोलॉजी वाली में आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हमने देखा, इम्परफेक्ट हमने
कॉम्प्लेक्स को हमने देखा, क्लियर। हमने उसके बाद में पूरा हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है जो ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन सिंपल आयन क्या है जो ब्रैकेट के बाहर है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो नॉन आयोजेबल है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयोनाइज नहीं हो सकता है कभी भी। तो लेकिन ब्रैकेट के जो बाहर है वो आयोनाइजेबल है, क्लियर, वो आसानी से आयोनाइज हो सकता है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयोनाइज नहीं होगा। डेट पार्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसमें जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, डेट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल केटायन। लेकिन जो चारों तरफ उससे एसोसिएट है, जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, नोन एज लिगेंड्स, क्लियर। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सारा बताया, उसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो पार्ट है उसको हम सारा देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और नोट भी कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, और जहां आपको प्रॉब्लम है उसको वीडियो को बार बार आपको देखना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।